बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नी है, हमारा घुटना। हम नी जॉइंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे, हम इसमें इसके मैकेनिज़म्स के साथ इसकी इंजरीज़ देखेंगे। देन हम इंजरीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास किस टाइप की इंजरी, आइदर वो लिगामेंट की है, मेनिस्कस की है, हमारे पास बोन का फ्रैक्चर हो गया है, व्हाटएवर। फिर हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे और कुछ हम इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड देखेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगर हम नी जॉइंट के फीचर्स के बारे में देखें तो नी जॉइंट जो हमारे पास है ये लार्जेस्ट जॉइंट और मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट है बॉडी का। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिजल्ट है फ्यूजन ऑफ 3 बोन जॉइंट्स इन 1 बोन। एक ही बोन पे हमारे पास 3 जॉइंट्स बनते हैं, फिमोरो टिबियल जॉइंट, फिमोरो पैटेलर जॉइंट और मीडियल। फिमोरो टिबियल जॉइंट जो है हमारे पास मीडियल साइड का भी होता है और लेटरल साइड का भी होता है, और देन हमारे पास बनता है फिमोरो टिबियल जॉइंट। अगर हम जॉइंट के टाइप्स की बात करें तो ये हमारे पास कंडाइलर साइनोवियल जॉइंट है, क्योंकि हमारे पास जो फीमर के कंडाइल्स हैं वो तिबिया के प्लेटवे में हमारे पास इंसर्ट होते हैं और हमारे पास ये जॉइंट बनाते हैं हिंज जॉइंट। और एक हमारे पास सैडल जॉइंट बनता है जो फीमर और पटेला के दरमियान होता है, उस जॉइंट को हम कहते हैं सैडल जॉइंट, बिकॉज ये उसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। और जो कम्प्लेक्स जॉइंट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें एक कैविटी होती है जो डिवाइड करती है इसको मेनिस्कस की वजह से। अब जो हम नी जॉइंट पे आर्टिकुलर सरफेस देखें तो हमारे पास इसमें आ जाता है कंडाइल्स ऑफ फीमर, पटेला, कंडाइल्स ऑफ तिबिया। फीमोरल कंडाइल्स आर्टिकुलेट करते हैं टिबियल कंडाइल के साथ अबव एंड बिहाइंड, और जो पटेला है वो हमारे पास आर्टिकुलेट करती है इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट। अगर हम नी पे मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्लाइड रोटेशन एंड ग्लाइडिंग। जो नी की स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है हमारे पास लिगामेंट्स पे, जॉइंट कैप्सूल पे और मसल्स पे। अब जो जॉइंट कैप्सूल है हमारे पास ये साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि इसने वेट को बियर करना होता है, और इस पे हमारे पास जो बोन होती है ना वो रिजिड बॉडी होती है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो पोरस होता है और इलास्टिक इन नेचर होता है ताकि वो स्ट्रेच हो सके, और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो इसमें लुब्रिकेंट होता है। हम नी के लिए ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास सिलेंडर है एक प्लेन के ऊपर। अच्छा, अगर हम डायग्राम में देखें, जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है तो उस पर लिखा हुआ है बोन रिजिड बॉडी और नीचे बोन, मतलब ऊपर हमारे पास फीमर का एक कंडाइल आ रहा है, नीचे हमारे पास टिबिया आ रही है। अब जो फीमर का कंडाइल है उसके नीचे ब्लू लाइनिंग शो हो रही है और टिबियल के कंडाइल्स के ऊपर भी हमारे पास कनकेविटी में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये पोरस है और इलास्टिक मटेरियल बेरिंग मटेरियल है। और जो पिंक लाइन शो हो रही है हमारे पास वो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब हम नी जॉइंट पे अगर आर्टिकुलेशन की बात करें तो फीमर और टिबिया के दरमियान भी होती है, जिसको हमने कहा था फीमोरल टिबियल मीडियल और लेटरल साइड पे। फीमर और पटेला के दरमियान भी होती है जिसको हमने कहा था पटेलो फीमोरल, और टिबिया और फेबुला के भी दरमियान होती है जिसको हम कहते हैं टिबियो फेबुलर जॉइंट। ठीक है, हमारे पास जो नी पे लिगामेंट्स हैं ना वो 4 हैं। एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट PCL, ये एंटीरियर फ्रंट और बैक साइड की स्टेबिलिटी का काम करते हैं। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट MCL, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट LCL, ये हमारे पास फीमर को डिस्प्लेस होने से मीडियली और लेटरली प्रिवेंट करते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनका प्राइमरी रिस्ट्रेंट और सेकेंडरी रिस्ट्रेंट क्या है उसको स्टडी करते हैं। अब इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये हमारे पास फीमर को इंटीरियरली डिस्प्लेस होने से बचाता है। फीमर कह लो या टिबिया को इंटीरियरली डिस्प्लेसमेंट होने से बचाता है। अगर इसका सेकेंडरी फंक्शन रिस्ट्रेन देखें तो ये हमारे पास क्या करता है, इंटरनल टिबियल रोटेशन से
एक लिमिट में करवाता है, उसके बाद ये प्रिवेंट करवाता है ताकि फर्दर ना हो। अब पोस्टीरियर इसके ऑपोजिट है इंटीरियर के। ये पोस्टीरियर टिबियल की डिस्प्लेसमेंट को रिस्ट्रेन करता है और एक्सटर्नल रोटेशन को। सेम एट इज़ मिडल कोलैटरल, लेटरल कोलैटरल। मीडियल साइड पे हमारे पास एडक्शन होती है, तो ये प्रिवेंट करता है कि ज़्यादा एक्सेसिव एबडक्शन ना हो, और इंटरनल रोटेशन को। सेम इसका फंक्शन इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की तरह इंटीरियर टिबियल डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है, और वो हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है हमारे पास लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब हम बारी बारी लिगामेंट को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एक्सटेंशन इंटीरियर साइड पे ये टाइट हो जाता है जब ये एक्सटेंशन कराता है, फ्लेक्शन में ये रिलैक्स हो जाता है। ये वेरी वेस्कुलर होता है। इस पे हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं अगर ये हमारे पास क्या कर जाता है, टॉर्न कर जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो, एक जगह लिखा हुआ है ACL, उसके पीछे लिखा हुआ है PCL। ACL जो है एक्सटेंशन में टाइट हो जाता है, फ्लेक्शन में रिलैक्स हो जाता है। अब हमारे पास आ जाता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अगर हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को देखें तो ये क्या करता है, हमारे पास इसकी अटैचमेंट है फीमर के सुपीरियर एपिकोंडाइल पे और मिडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल मेनिस्कस टिबिया पे। वेल्गस फोर्स को ये रेजिस्ट करता है। वेल्गस फोर्स क्या होती है हमारे पास, अगर हमारी टांग एक्सेसिवली नी जॉइंट से एबडक्शन हो रही है तो ये उस वेल्गस होने से उसको प्रिवेंट करेगा। मीन के जो हमारे पास मीडियल साइड पे मीडियल एपिकंडाइल और जो हमारे पास टिबिया का मीडियल मेनिस्कस वाली जो एरिया है, सरफेस है मीडियल एस्पेक्ट टिबिया का, उस पर डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास स्पेस आ रही है। एक हद तक ये एबडक्शन करवाएगा, उसके बाद ये एबडक्शन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है ताकि हमारे पास लिगामेंट का टियर ना हो, हमारे पास जॉइंट डिस्प्लेस ना हो। हमने पीछे भी इसका पढ़ा कि ये एक्सटर्नल रोटेशन को रेजिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं LCL, मतलब लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। अगर हम इसकी अटैचमेंट देखें तो ये लेटरली साइड है, तो हमारे पास ये लेटरल एपिकंडाइल पे फीमर के अटैच हो रहा है। जो फेबुला है उसके फेबुलर हेड पे जाके ये अटैच होता है और ये वेरस फोर्स को रेजिस्ट करता है। मीन ये एडक्शन होने से, एक्सेसिव एडक्शन नी जॉइंट पे जो स्लाइटली होती है उससे प्रिवेंट करता है। अब इसकी हेल्प कौन करता है, पॉप्लिटियल मसल्स और इलियोटिबियल बैंड। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट के साथ जो हेल्प कर रहा है हमारे पास, वो एक तो पॉप्लिटियल मसल्स है, दूसरा इलियोटिबियल बैंड है, ताकि वो क्या ना हो, रेजिस्ट करते हैं वेरस फोर्स को। अब हम बात करते हैं मेनिस्कस की। हमारे पास अब मेनिस्कस जो है मीडियल और लेटरल दो तरह के हैं, दोनों के शेप में डिफरेंस है। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें जिस पे लेटरल मेनिस्कस लिखा है, वो ऑलमोस्ट ओ शेप का है, ठीक है। जो मीडियल मेनिस्कस है वो हमारे पास सी शेप का होता है। मेनिस्कस दो तरह के हैं, मतलब दोनों साइड्स पे होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। इनकी शेप्स, एक की सी शेप है, एक की ओ शेप है। ये टिबिया के प्लेटो पे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है ना, ये शॉक की अब्जॉर्प्शन करते हैं। इनमें जो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं वो डीपन होते हैं। ये मतलब मेनिस्कस का मेन रोल क्या है, ये हमारे पास जो सरफेस का कांटेक्ट है ना उसको बढ़ा देता है और ये हमारे पास स्टेबलाइज करता है नी को। लिगामेंट, मेनिस्कस और मसल्स ये नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास कोई लिगामेंट का टीयर हो गया है ड्यूरिंग फ्रैक्चर, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह, या कहीं हिट हो गया है हमारे पास, तो क्या होता है हमारे पास ये जो लिगामेंट का टीयर हो जाता है, हमारे पास प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती। अगर हम कहें कि हमारे पास क्वाड्रिसेप्स जो नी के हमारे पास एक्सटेंसर्स हैं ये वीक हो गए हैं, तो पेशेंट का हैंड टू नी गेट बन जाता है। जो पेशेंट है वो अपना हाथ
नी पे रख के चलता है क्योंकि नी की प्रॉपर लॉकिंग नहीं होती है। तो लॉक करने के लिए वो अपने घुटने पे हाथ रख के आगे को चल रहा होता है ताकि वो अपनी प्रॉपर गेट परफॉर्म कर सके, या हम इसको क्वाड्रिसेप्स गेट भी कहते हैं। तो जो मेनिस्कस हैं शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। आर्टिकुलर फेसेट को ये डीपन कर देते हैं जिससे हमारा सरफेस का कांटेक्ट बढ़ जाता है और ये स्टेबलाइज कर देते हैं नी को। जो हमारे पास सरफेस एरिया है ना वो अप टू 50% इंक्रीज़ हो जाता है जब हम मेनिस्कस के एडिशन होने की वजह से। ये हमारे पास जो प्रेशर है जो जॉइंट पे बोन पे पड़ना होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। अब जो मेनिस्कस में ना हमारे पास 3 वेस्कुलर जोन होती हैं, रेड रेड, रेड वाइट, वाइट वाइट। डायग्राम में देखें जो हमारे पास डार्क पिंक शेड आ रही है वो रेड रेड जोन दिखाई है इन्होंने, जो बेबी पिंक आ रहा है वो रेड वाइट जोन दिखाई है, और इंटरनली हमारे पास वाइट वाइट है। अगर हम देखें कि हम लेटरल एस्पेक्ट से मीडियली जाएं तो रेड रेड, रेड वाइट, वाइट वाइट। तो जो रेड रेड है ये आउटर है, आउटर जोन है, 1/3 ये पार्ट कवर कर रही है, इसकी गुड ब्लड सप्लाई होती है। और जो रेड वाइट जोन है ये मीडियल 1/3 है। अब देखो 3 जोन है ना, 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, 1/3 रेड को कह दिया है, 1/3 वाइट, रेड वाइट को कह दिया, और इनर रिमेनिंग 1/3 उन्होंने वाइट वाइट को कह दिया। अब जो गुड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई जहाँ पे बहुत अच्छी होती है वो रेड रेड में होती है और वो आउटर साइड पे होती है। जो रेड वाइट है उसमें मिनिमल ब्लड सप्लाई होती है एज़ कम्पेयर टू रेड रेड, और जो वाइट वाइट है उसमें कोई ब्लड सप्लाई हमारे पास नहीं होती, ये इनर साइड पे होती है। मतलब अगर हम लेटरल से मीडियली मूव करेंगे, एक्सटर्नल टू इंटरनली जाएं, तो ये हमारे पास इनर साइड पे जो स्ट्रक्चर है वो वाइट वाइट का है, इस पर नो ब्लड सप्लाई। अब जो अभी तक हमने इसमें देखा, हमने मैकेनिज़्म देख लिया, फीचर्स देखे और टाइप ऑफ जॉइंट्स देखे और आर्टिकुलर सरफेस देखी। फिर हमने लिगामेंट पढ़ा, इसमें मेनिस्कस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने लगे हैं बर्साज ऑफ नी। बर्सा के जो बर्सा है ना ये हमारे पास फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती है, मतलब थैलियाँ या पॉकेट्स कह लो जिनके अंदर फ्लूइड फिल होता है वो होती हैं। इनका मेन फंक्शन है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। अब जो बरसात है ना ये 2 डज़न होते हैं विद इन द नीज के दरमियान। अगर हम इंजरी की बात करें कि सबसे ज़्यादा इंजर्ड कौन सा बरसा होता है, तो वो हमारे पास प्री पटेलर बरसा होता है जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंजर्ड होता है, क्योंकि ये पटेला के फ्रंट पे पड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं प्री पटेलर बरसा। अब बरसाज ऑफ नी कितने हैं हमारे पास? सुप्रा पटेलर बरसा, पटेला से ऊपर, ठीक है। सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बरसा मतलब पटेला से पहले और स्किन के नीचे। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन का आ गया। इंफ्रा पटेला मतलब पटेला से नीचे बरसा। डीप इंफ्रा पटेलर बरसा पटेलर से नीचे लेकिन डीप टू सुप्रा सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बरसा। फिर आ जाता है हमारे पास जो टिबिया पे बरसा प्रेजेंट होता है, सब सार्टोरियल बरसा, मीन पेस एसर्नियस बरसा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सब मेम्ब्रेनस बरसा। टोटली एक नी में हमारे पास जो बरसा प्रेजेंट हैं वो 6 हैं। सब सुप्रा पटेलर बरसा, इंफ्रा पटेलर में सबक्यूटेनियस और डीप इंफ्रा पटेलर बरसा। प्री पटेलर बरसा मतलब पटेला के फ्रंट पे होता है, सेमी मेम्ब्रेनस बरसा और पेस एसेरिनस बरसा। अगर हम मसल्स ऑफ नी की बात करें तो हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल्स का ग्रुप है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का ग्रुप है हमारे पास, इलियोटिबियल बैंड है हमारे पास, ग्रेसिलस है, सार्टोरियस है, गैस्ट्रोस्टेमियस है।
इनको हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑफ ग्रुप्स हैं ना, इसमें 4 मसल्स इन्वॉल्व हैं। रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियलिस। लेटरली लेटरल साइड पे, मीडियलिस मीडियल साइड ऑफ द बॉडी और इंटरमीडियलिस बिटवीन लेटरल एंड मीडियलिस देयर इज अ रेक्टस इंटरमीडियलिस मसल्स। In between lateralis and medialis there is also present rectus femoris। क्वाड्री मीन 4 मसल्स का ये ग्रुप है जिसको हम जॉइन कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स ग्रुप। क्वाड्रिसेप्स जो है ये नी के एक्सटेंशन करवाते हैं, हिप पे ये फ्लेक्शन करवाते हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इसमें, जो नी के एक्सटेंसर्स हैं वो हिप के फ्लेक्सर्स हैं, जो नी के फ्लेक्सर्स हैं वो हिप के एक्सटेंसर्स हैं। अब जो नी के हम अभी क्वाड्रिसेप्स की बात कर रहे हैं तो ये नी के एक्सटेंसर्स हैं, कौन कौन से हैं? वेस्टस लेटरालिस, इंटरमीडियलिस, मीडियलिस और रेक्टस फेमोरिस। ये स्टेबलाइज करते हैं नी को। अब जो वास्टस मीडियलिस है ना, ये पैटेलर की ट्रैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस और इंटरमीडियलिस हैं, ये हमारे पास नी के एक्सटेंसर्स हैं, हिप के फ्लेक्सर्स हैं। पैटेलर टेंडन की बात करें, जो पैटेलर टेंडन है ये कॉमन टेंडन है हमारे पास क्वाड्रिसेप्स मसल्स के ग्रुप का। ये टिबियल टिब्रोसिटी पे अटैच होता है, ये पैटेला की हाउस है, ठीक है। पैटेलर टेंडन किसकी कॉमन टेंडन है या किसकी हम कह सकते हैं कंटिन्यूएशन है? क्वाड्रिसेप्स के टेंडन की। अगर हम हैमस्ट्रिंग के मसल्स ग्रुप की बात करें, हैमस्ट्रिंग अब नी के फ्लेक्सर्स हैं तो ऑब्वियसली ये हिप के क्या हुए? एक्सटेंसर्स हुए। हैमस्ट्रिंग में 3 मसल्स हैं, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप फेमोरिस। जो सेमी मेम्ब्रेनस है और सेमी टेंडिनोसिस है ये मीडियल साइड पे है और जो बाइसेप फेमोरिस है वो लेटरल साइड पे आके नीचे अटैच होता है हमारे पास। हैमस्ट्रिंग्स क्या हैं? फ्लेक्सर्स ऑफ नी, एक्सटेंसर्स ऑफ हिप, प्रिवेंट करते हैं इंटीरियर टिबियल मूवमेंट को और ACL की हेल्प करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास नी के एक्सटेंसर्स हैं वो हिप के फ्लेक्सर्स हैं, जो नी के फ्लेक्सर्स हैं वो हिप के एक्सटेंसर्स हैं। अब ये क्या करता है? टिबिया को इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होने से प्रिवेंट करते हैं। कौन से मसल्स? सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस, ठीक है। और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की भी हेल्प करते हैं ताकि वो ज़्यादा डिस्प्लेस होकर उस पर टीयर ना हो जाए, इंटीरियर डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए हमारे पास टिबिया पे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नी में हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास सार्टोरियस, ग्रेसिलस, ठीक है। सार्टोरियस जो है ये 2 जॉइंट मसल्स हैं और साथ इसके ग्रेसिलस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब जो सार्टोरियस है ना, ये नी को फ्लेक्शन में हेल्प करता है और ये लॉन्गेस्ट मसल्स है बॉडी के अंदर। ग्रेसिलस का भी यही काम है, नी की फ्लेक्शन में हेल्प करता है। और गैस्ट्रोस्नेमियस भी नी की फ्लेक्शन और एंकल की प्लांटर फ्लेक्सर्स में हेल्प करता है, ठीक है। जो एड करते हैं फ्लेक्शन में वो ग्रेसिलस है, गैस्ट्रोस्नेमियस है और सार्टोरियस मसल्स है जो हेल्प करते हैं हमारे पास नी की फ्लेक्शन को। अब जो इलियोटिबियल बैंड है वो लेटरल साइड ऑफ नी पे होता है। ये असिस्ट करता है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट को। लेटरल साइड पे है ना, तो लेटरल साइड के लिगामेंट को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था ACL को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? हमारे पास गैस्ट्रोसिनेमियस। हैमस्ट्रिंग मसल्स भी ACL को स्टेबिलिटी दे रहे थे, हैमस्ट्रिंग दे रहे थे, गैस्ट्रोसिनेमियस स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, ये फ्लेक्शन करवा रहा था। इलियोटिबियल बैंड है वो फ्रिक्शन
प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और जब हम मूव करते हैं एक्सटेंशन में लेके जाते हैं तो बोन में एक्सेसिव एक्सटेंशन ना हो, जिसकी वजह से हमारी बोन जो है वो आगे डिसलोकेट या सबलेक्सेट ना कर जाए। अब जो हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हम पढ़ेंगे नी की इंजरीज़। अब जो इसमें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन आ जाती है वो कॉन्ड्रोमलेशिया आ रहा है, कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेलाई। अब ये कंडीशन कॉमन किन में से होती है? रनर्स नी में, ठीक है, जो भागते हैं, जंपिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, एथलीट्स वगैरह जो होते हैं। वो कहते हैं ये वो कंडीशन है जिसमें जो कार्टिलेज है जो पटेला के नीचे पड़ा हुआ है, जिसको हम नी कैप कहते हैं, पटेला को हमारा नी का कैप है, नी कैप, इसके नीचे जो कार्टिलेज है वो डिटेरिएट्स हो जाता है और हमारे पास सॉफ्टन हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। ये जो कंडीशन है ये कॉमन होती है उन एडल्ट्स के दरमियान, मतलब एथलेटिक इंडिविजुअल्स हो गए, बट में आल्सो अकर इन ओल्डर एडल्ट्स जिनमें आर्थराइटिस चेंजेस आ रही होती हैं, उनमें भी हमारे पास कार्टिलेज जो है वो पटेला के नीचे क्या हो जाता है? सॉफ्टन हो जाता है और डिटेरिएट्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब नी कैप जो है वो हमारा उसके नीचे वाला कार्टिलेज सॉफ्टन हो गया है, डैमेज हो गया है, तो जो मूवमेंट होगी वो इनप्रॉपर होगी। अब इनप्रॉपर मूवमेंट, करेक्ट मूवमेंट ना होने की वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट में डैमेज आ रहा है वो हमारी अलाइनमेंट पूर हो जाएगी। हो सकता है कोई कंजेनिटल कंडीशन हो, हैमस्ट्रिंग्स और जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो वीक हो जाएंगे, मसल्स के दरमियान इम्बैलेंस आ जाएगा हमारे पास एबडक्टर्स और एडक्टर्स के। जब बार बार स्ट्रेस आएगा हमारा नी जॉइंट पे, हम हिट कर जाते हैं गुजरते हुए किसी चीज़ के साथ या रनिंग में, स्काइंग में, जंपिंग वगैरह में, तो भी हमारे पास नी कैप पे क्या होता है? इफ़ेक्ट आता है। बार बार एक ही जगह हिट होने से, स्मॉल रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से भी हमारे पास बोन का फ्रैक्चर आ सकता है, हमारे पास डैमेज वगैरह हो सकता है। अब जो हमारे पास इंजरीज हम डिस्कस करेंगे वो मेनिस्कस की इंजरी है। मेनिस्कस की इंजरी कैसे होती है? फीमर की रोटेशन हो जाए टिबिया पे, क्योंकि हमने पढ़ा ना हमारे पास मीडियल और लेटरल, इंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और कोलेटरल लिगामेंट प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव रोटेशन होने से, इंटरनल, एक्सटर्नल, पोस्टीरियर, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होने से प्रिवेंट करते हैं। या तो कंप्रेशन आ गया उसकी वजह से हमारे पास मेनिस्कस टियर हो गया, या टिबिया की फीमर की रोटेशन हो गई या टिबिया पे। ये जो है ना हमारे पास मिडल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी से भी एसोसिएट करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे पास मेनिस्कस की इंजरी पे? जॉइंट में फ्यूजन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, क्लिकिंग और लॉकिंग हो जाती है, रोम्स हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। इसका डायग्नोज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम एमआरआई देखें, एमआरआई की पिक्चर्स ऐड है इसमें, ये नॉर्मल मेनिस्कस जा रहा है, ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे देखें तो हमारे पास टॉर्न मेनिस्कस है, प्रॉपर उसकी हमारे पास एक अलाइनमेंट शो हो रही है कि वो वहाँ से टॉर्न हुआ हुआ है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें दो डार्क बैंड्स के दरमियान एक लाइट सी शेड, ग्रे शेड नज़र आ रही है। इसका मतलब मेनिस्कस का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हुआ हुआ है? ब्रेक हुआ हुआ है, हमारे पास टीयर हुआ हुआ है, मेनिस्कल टीयर हुआ हुआ है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास, लोकेशन पे और सिवेरिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का टीयर हुआ है। या तो हम टोटली रिमूव कर देते हैं टीयर पार्ट को, रिसेक्शन कर देते हैं, या हम स्टिच या टैग कर देते हैं। अब जो इसकी नॉन सर्जिकल टीयर है ये तब इंडिकेट होती है जब माइनर टीयर हो हमारे पास, तो हम इसमें राइस थेरेपी का यूज़ करते हैं। आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी कंप्रेशन, ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, ताकि ये स्वेलिंग को क्या करे? कंट्रोल कर सके। अब ये मेंटेन करता है रोम्स को, हम इसमें मेंटेन करवाते हैं और स्ट्रेंथ पेशेंट की बिल्ड करवाते हैं। अब जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है इससे ऐसे भी हो सकता है कि हमारा फर्दर डैमेज हो जाए इसके रिज़ल्ट में, ठीक है। हमारे पास एक एक्सरे है जो इसमें ऐड किया है, वो आर्थराइटिस का है। जो हमने डिफ्रेंशिएट करना है मेनिस्कस को
आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट की ये दोनों स्पेस जब बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, जॉइंट एक दूसरे के साथ रब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें जॉइंट की बेंडिंग में और मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में इतनी डिफ़िकल्टी आती है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। जो आर्थराइटिस है ये ओल्ड एज में होता है अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें। अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये अर्ली एज में हमारे पास हो जाता है।